डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के सेक्शन में हम लोग भौतिक विज्ञान सेक्शन पढ़ेंगे। 2003 का सेट 3 है और उसका कोड वर्ड बच्चों है VL। तो 2003 का सेट 3 जिसका कोड VL है, उस सेट का भौतिक विज्ञान सेक्शन आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं, तो उन परीक्षाओं को देखते हुए अनसॉल्व पेपर की सारी सीरीज आपके बीच आ रही है और ये सारी सीरीज आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे वो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि क्या पूछा गया है। बच्चों, आपके पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण है, वस्तु को कहाँ रखा गया है? फोकस पर। प्रतिबिंब का कहाँ बनता है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक अक्ष बनाएंगे और एक उस पर अवतल दर्पण रखेंगे। तो ये बच्चों हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। इसको एक नाम दे देते हैं M1 M2। इसका यह ध्रुव बच्चों हो गया P। इसका ध्रुव क्या है बच्चों? P है। अब हम लोग कोई भी बिंदु ले लेते हैं जहां हम लोग उसको फोकस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग C ले लेते हैं, तो हमारा ये फोकस हो गया। वस्तु हम लोगों ने कहाँ रखी है? फोकस पर। जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से ही वापस लौटेगी। तो ये पहली प्रकाश किरण है जो इस दिशा में वापस आ रही है। दूसरी प्रकाश किरण बच्चों हम लोग कहाँ डालेंगे? प्रकाश वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण हम लोग डालेंगे वो इस तरह से जाएगी बच्चों। अब ये दोनों किरणें जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे बढ़ती चली जाएंगी, यानी कि ये कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो कहाँ मिलेंगी बच्चों? अनंत पर। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। तो इसका मतलब ये है कि जब वस्तु हमारी फोकस पर रखी होती है, कहाँ रखी होती है बच्चों? फोकस पर। तो वस्तु द्वारा, यानी किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। तो हमारा विकल्प कौन सा बच्चों सही होगा? तीसरा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? अनंत पर बनता है। कब बनता है? अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। कैसे बनता है ये हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देख लिया है। जब भी बच्चों ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो उनके लिए हम लोग डायग्राम जरूर बनाएंगे। बिना डायग्राम के हम लोग कोई भी चित्र नहीं बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों को दिया गया है, निम्न में से जो भी माध्यम है प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम, सबसे कम किस में होती है? तो पहला विकल्प बच्चों आपको दिया गया हीरा, दूसरा जल, तीसरा कांच, फिर केरोसिन। आपको बता दें कांच और हीरा जो हैं ये दोनों बच्चों होते हैं ठोस। ये दोनों कैसे हैं? ठोस। और ये दोनों कैसे हैं? द्रव। अब प्रकाश की चाल की बात की जाए, प्रकाश की चाल, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? गैसों में। इसके बाद फिर द्रव में, इसके बाद फिर ठोस में। तो सबसे ज़्यादा चाल किस में होगी? गैस में, फिर द्रव में, और सबसे कम किस में होगी? ठोस में। अब बात आती बच्चों, यहाँ पर दो ठोस दिए गए हैं। एक ठोस दिया गया है हीरा और एक ठोस दिया गया है कांच। अब इन दोनों में चयन करना पड़ेगा कि हमारी चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो अब ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सघनता किस में होती है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा सघनता यानी सबसे ज़्यादा परमाणु किस में पास पास होते हैं? तो सबसे ज़्यादा परमाणु जो पास पास होते हैं वो हीरा में होता है, क्योंकि हीरे में केवल 2% ही अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। अब जिसमें 2% अशुद्धियाँ होंगी, इसके मतलब वो ज़्यादा शुद्ध होगा, और इसका मतलब है कि उसमें जो परमाणु होंगे वो बहुत पास पास होंगे। यानी अब जिसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी उसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होगी। तो इसमें विकल्प बच्चों हमारा कौन सा होगा? हीरा। यानी जो भी माध्यम हमें दी गए हैं उन माध्यमों में हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो फिर हम जल और केरोसिन में देखेंगे, तो जल को लिखेंगे क्योंकि जल के कण जो दूर दूर रहते हैं केरोसिन की तुलना में। तो हम लोगों ने दो विकल्प कर लिए हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा विकल्प बच्चों दिया गया है कि 5 ओम 5 प्रतिरोध तार को
5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? तो बच्चों प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध इसमें 1 ओम आएगा, क्योंकि 5 को बराबर 5 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक टुकड़ा हमारा 1 ओम आएगा, क्योंकि उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो उसका जैसे मान लीजिए हम लोगों ने चित्र बना लिया, ये हमारा पूरा प्रतिरोध 5 ओम का दिया गया, इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 2 3 4 और 5 बराबर शब्द दिया गया, इसलिए प्रत्येक टुकड़ा हमारा कितने ओम का होगा बच्चों? 1 ओम का होगा। अब इन पांचों को जोड़ देंगे तो हमारा R बराबर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यानी 5। कुल ओम कितना दिया गया था हम लोगों को? 5 दिया गया था, तो हम लोगों को कुल कितना प्राप्त होगा? 5। इसका मतलब है कि प्रत्येक टुकड़ा जो होगा वो कितने ओम का होगा बच्चों? 1 ओम का होगा। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो जब बच्चों ऐसे कोई क्वेश्चन दिए जाएं कि शक्ति का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो उनमें हम लोग 2 तरीके अपनाते हैं। पहला कि यदि हमें पता है तो हम लोग टिक कर लेंगे। दूसरा, यदि विकल्प हमें नहीं पता है कि कौन सा है, तो जो पता है उनको लिखते हैं पहले। जैसे बच्चों हम लोगों को यहाँ दिया गया है वोल्ट, तो वोल्ट हमारा कितना होता है? विभव। विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो पहला विकल्प तो हमारा है नहीं, क्योंकि विभव का हो गया। दूसरा बच्चों, दूसरा हमें वाट दिया गया है। वाट होता है शक्ति या सामर्थ्य। किसका होता है? शक्ति या सामर्थ्य, इसका मात्रक होता है वाट, या हम लोग लिख सकते हैं किलोवाट। पहले सारे चेक करेंगे फिर हम लोग टिक करेंगे। तो ये दूसरा विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प बच्चों हम लोगों को दिया गया है एम्पियर। एम्पियर जो होता है ये धारा का मात्रक होता है। धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख दें एएमपी। अंतिम दिया गया बच्चों ओम। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। तो हम लोगों ने चारों मात्रक देख लिए हैं। वोल्ट किसका होता है? विभव का। वाट किसका होता है? शक्ति या सामर्थ्य का। तो शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक बच्चों क्या होता है? वाट। अब एम्पियर किसका है मात्रक? ये धारा का मात्रक है, ये प्रतिरोध का है, और ये मात्रक बच्चों किसका है? विभव का मात्रक है। तो विभव को V से लिखते हैं, शक्ति या सामर्थ्य को P से लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं, प्रतिरोध को R से लिखते हैं। यदि आंतरिक प्रतिरोध होगा तो वहाँ पर हम लोग स्मॉल r लिखेंगे। स्मॉल r बच्चों होता है आंतरिक प्रतिरोध। और विभव या विभवांतर दोनों आ जाए, विभव दिया जाए या विभवांतर दिया जाए, तो हम लोग दोनों स्थितियों में इसी का प्रयोग करेंगे। विभव या विभवांतर दोनों ही वोल्ट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने चारों मात्रक इसके यूज कर लिए हैं। अब हम बच्चों सभी विकल्प कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है उसकी ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बच्चों हम लोगों को ये दिया गया है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। तो पहली बात तो ये बच्चों जान लो कि जो उत्तल दर्पण होता है उसकी प्रकृति होती है अपसारी। अपसारी का मतलब ये होता है कि प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, याद रखें। अब जो हमारे स्ट्रीट लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट में कम क्षेत्र में ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर ट्रकों, बसों, मोटर गाड़ियों में अवतल दर्पण का प्रयोग करके बड़े क्षेत्र का जो दृष्टि है, जो भी वाहन है या पीछे से जो भी ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक को वास्तविक और छोटे आकार में ये दिखाता है, इसलिए इसको प्रयोग करते हैं। कहाँ लगा होता है? ड्राइवर के सीट के पास में, जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके दूसरी ओर पास में जो शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। उसका कार्य क्या है कि बाहर के बड़े क्षेत्र को जो भी है उसको दिखाना, और उस क्षेत्र में जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब छोटे आकार में ड्राइवर तक पहुंचाना, ये बच्चों इसका काम होता है। और इससे प्रतिबिंब कैसे दिखाए जाते हैं? छोटे आकार में। अब बच्चों हम लोग इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमें अगला क्वेश्चन इसका दिया गया है वो हमें न्यूमेरिकल दिया गया है। तो हम बच्चों सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। सवालों की सीरीज में हम लोग आ गए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एक अवतल लेंस। पहली बात तो ये है कि ये 2 का खा क्वेश्चन है,
और लेंस की दर्पण की प्रकृति क्या दी गई है, अवतल है बेटा, अवतल लेंस दिया गया है, लेंस हमें दिया गया है अवतल। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी दी गई बच्चों है, एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है तो सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी तो माइनस लगा लेंगे। वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखा जाए, वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर, वस्तु यानी वस्तु की दूरी बच्चों u, तो u बराबर क्वेश्चन मार्क रखा जाए, जिससे प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। प्रतिबिंब कितनी दूर बने बच्चों, 20 सेंटीमीटर यानी -20 सेंटीमीटर। फिर ध्यान दें कि वस्तु है हमारी, पूछी जा रही है, प्रतिबिंब हमें दिया गया है, फोकस वो भी दिया गया है। तो हमें वस्तु के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सूत्र से। अब बच्चे ध्यान रखें कि परीक्षा में स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए जो भी हमें दिया जाए उसको और सूत्र को स्पष्ट रूप से हम प्रदर्शित करें कि हमारा कौन सा सूत्र लग रहा है, क्या क्या वैल्यू दी गई है, क्या निकालना है, ये सारी चीज़ें। और मात्रकों पर विशेष ध्यान दें। फिजिक्स का सबसे बड़ा रूल होता है कि उसमें हर एक वैल्यू का मात्रक आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन के साथ। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो f का मान है 1/30 बराबर v का मान है 1/20 और 1/u। इसको इधर लाएंगे तो 1/-30 प्लस 1/20 बराबर 1/u। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिलेगा 60, क्योंकि 20 और 30 का एलसीएम बच्चों कितना था 60, 3 दूनी 60 तो यहाँ 2 लिखेंगे और 20 यहाँ 60 यानी +3 बराबर -1/u। क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तो बचेगा +1/60 बराबर -1/u। प्लस का निशान लगाते नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर एक बात सुन लो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया गया था कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस की प्रकृति अवतल है तो दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक। तो हम लोगों ने f बराबर -30 लिखा। फिर कह रहा है वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखें, वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखें, तो वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखें पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क। इसके बाद कह रहा है कि जिससे वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बने, तो वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है तो हम लोगों ने -20 सेंटीमीटर लिख लिया। अब ये लेंस का सूत्र है, दर्पणों के सूत्र में यहाँ प्लस होता है और लेंस के सूत्र में यहाँ माइनस होता है। सारी वैल्यू पुट करके हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा u बराबर -60 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी कितनी आई बच्चों, -60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग ये सवाल लगाएंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग 2 का खा हो गया है। अब हम लोग 2 के गा की ओर जाएंगे। 2 के गा में बच्चों पूछा गया है निकट दृष्टि दोष क्या है और निवारण इसका पूछा गया है। तो निकट दृष्टि दोष बच्चों यानी जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान रखें बच्चों, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब दूर दृष्टि दोष होता तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इतना ध्यान रखें, हमेशा याद रखें कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी और इसमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। जो दोष होता है उस स्थिति की वस्तु दिखाई देती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ऐसा नहीं है।
जो इनके नाम हैं उनसे ठीक उल्टा होता है, इसमें ध्यान रखें। निकट है इसके मतलब दूर की नहीं दिखाई देगी, दूर है मतलब निकट की नहीं दिखाई देगी, इतना याद रखेंगे। अब इसमें बच्चों अक्षर कितने हैं? 3। तो लेंस कौन सा लगाएंगे? अवतल लेंस। इसमें अक्षर 2 हैं तो लेंस कौन सा लगाएंगे? उत्तल लेंस। कहने का मतलब अगर 3 अक्षरों वाला दोष है तो 4 अक्षरों का लेंस लगेगा। अक्षर कितने होने चाहिए लेंस में? 4। और अगर 2 अक्षर का दोष है तो लेंस कितने अक्षर वाला लगेगा? 3 अक्षर का लेंस लगेगा। तो दूर में उत्तल लेंस, निकट में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस दिया जाता है जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है, यानी पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस देते हैं। और कैसा देते हैं? एक उचित फोकस दूरी का। तो आज के सेक्शन में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के गा तक कंप्लीट कर लिया है। इसका जो सेकेंड टॉपिक होगा उसमें हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप हमें अवश्य कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बच्चों इतना ही, धन्यवाद।